आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। 15 अगस्त 1947 इसी दिन भारत आजाद हुआ था। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में जश्न मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए मोदी सरकार हर जतन कर रही है। देश के हर नागरिक से अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेकर अपने अपने घर पर तिरंगा लहराया जाए। इसके साथ साथ अपनी डीपी पर भी तिरंगा लगाएं। तो इस खास मौके पर आज हम आपको आजादी के 75 किस्से सुनाएंगे, बताएंगे उस दौर की वो एक एक कहानी जिसके बारे में आपने शायद कम ही सुना या पढ़ा होगा। जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था, हर जगह नाच गाना चल रहा था, सब एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे, महात्मा गांधी बिल्कुल अलग थे। वो इस दौरान किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। महात्मा गांधी उस दौरान कलकत्ता में थे और कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक सकें। दरअसल उस वक्त हिंदू मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। जश्न में शामिल होने के लिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने जब न्योता भेजा तो गांधी जी ने कहा, कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो मैं जश्न में कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जब नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया तो उसको पूरी दुनिया ने रात में सुना था, जबकि गांधी जी 9 बजे ही सोने चले गए थे। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर पीएम लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। नेहरू जी ने 16 अगस्त को झंडा फहराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा यानी बॉर्डर लाइन का निर्धारण 15 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त को हुआ था। कहा जाता है 15 अगस्त को सभी ने आजादी का जश्न तो मना लिया, लेकिन उसके बाद किसे क्या करना है, कहां जाना है, किसी को पता नहीं था। आजादी के बाद देश का कोई राष्ट्रगान नहीं था। फिर जन गण मन को ही 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1950 में असम में ऐसा भीषण भूकंप आया था कि लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे। सिर्फ उनके इसी फैसले का मान रखते हुए पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त को मिली और भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान खोखला हो गया। उसके पास अपनी करेंसी तक नहीं थी। लगभग 1948 तक उसने भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया, लेकिन इस दौरान वो हर नोट पर पाकिस्तानी मोहर लगा दिया करता था। जब भारत आजाद हुआ तो हर चीज का बंटवारा हुआ, जैसे जमीन, मकान, सिक्के, नोट, साइकिल, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का भी बंटवारा हुआ। लेकिन जब बात आई शराब की तो वो एक तरफा भारत के हिस्से में आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम में ये नापाक चीज है, तो ऐसे में पाकिस्तानियों ने इसे लेकर कोई बहस नहीं की और ये सीधा भारत के पास आ गई। वॉइस रॉय के पास उस दौरान 12 घोड़ा गाड़ियां थी। 6 गाड़ियां सोने से जड़ी हुई थी जबकि 6 चांदी से जड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है, दोनों देश चाहते थे कि उनके पास सारी सोने की गाड़ियां आ जाएं। कुछ बुद्धिजीवियों ने फैसला लिया कि टॉस करके फैसला लिया जाए कि ये किसके पास जाएंगी। भारत का नसीब अच्छा था, टॉस हमने जीता और ये गाड़ियां हमारे पास आई। अप्रैल 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुरुक्षेत्र स्थित रिफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप लगभग 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें इससे 3 गुना ज्यादा लोग रह रहे थे। हर शाम यहाँ पर सरकार की तरफ से फिल्में दिखाई जाती थी, जिन्हें एक बार में लगभग 12,000 लोग देख पाते थे। जिस वक्त ब्रिटिशर्स का झंडा उतारा गया उस वक्त कोई भी जश्न नहीं हुआ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन से वादा किया था कि उनका झंडा उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। लेकिन जब तिरंगा लहराया गया तो पूरे जोर शोर से जश्न मनाया गया। हर तरफ मिठाई बांटी गई, तालियों के साथ तिरंगे का स्वागत किया गया। एक बहुत जाने माने ब्रिटिश वकील रही हैं जिनका नाम सिरिल रेडक्लिफ था। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। इस रेखा को खींचने ही ये पहली बार भारत आए थे। उससे पहले ये कभी इंडिया नहीं आए थे और ना ही उसके बाद कभी वापस आए। रेडक्लिफ के काम से कोई भी खुश नहीं था, ना ही इंडियन लीडर्स और ना ही पाकिस्तानी। जैसे ही बात रेडक्लिफ को पता लगी, उन्होंने गुस्से में आकर अपनी फीस लेने से मना कर दिया। उस वक्त बतौर फीस उन्हें 2000 पाउंड मिलने वाले थे। देश भले ही 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ द्वारा खींची गई रेखा को 17 अगस्त को सबके सामने रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग बेहाल हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सा हिस्सा भारत का है और कौन सा पाकिस्तान का। वो बस अपनी मंजिल के लिए यहाँ वहां भटकते रहे। जिस वक्त भारत को आजादी मिली उस वक्त राज्य नहीं बल्कि रियासतें हुआ करती थी। भारत में 552 रियासतें थी। क्या आप जानते हैं भारत का एक राज्य ऐसा है जो आजादी का जश्न नहीं मनाता? वो राज्य है गोवा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली
उस वक्त गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। साल 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली, तो ऐसे में गोवा में 19 दिसंबर 1961 को आजादी का जश्न मनाया जाता है। साल 1969 में भारत ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। ये कदम था विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी हासिल करने का। इसी साल इसरो का गठन हुआ। हालांकि इस संस्थान को 7 साल बाद वैश्विक पहचान मिली और उसके बाद ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए जिस पर देश को गर्व है। 15 अगस्त 1972 को पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड लागू किया गया। हर इलाके के लिए अलग पिन कोड होने से डाक की आवाजाही में आसानी होने लगी। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग देश बना दिए गए और ब्रिटिशर्स ने उनको सत्ता सौंप दी। कहा जाता है इस बंटवारे के पीछे सबसे बड़ी वजह राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही थी। आजादी का ऐलान होते ही भारत में मौजूद मुसलमानों ने मांग उठाई कि ताजमहल को तोड़ दिया जाए और भारत से इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। उनका मानना था कि ऐसा ही एक खूबसूरत ताजमहल पाकिस्तान में बनाया जाना चाहिए। इसके पीछे मुसलमानों का तर्क था कि ताजमहल को बनाने वाला मुसलमान बादशाह था। हालांकि इस मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त हिंदू मुसलमान आमने सामने थे। कुछ हिंदुओं का कहना था कि सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए। उनका मानना था कि सिंध के बिना हिंद कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ी है। 14 अगस्त 1947 आजादी मिलने से कुछ घंटे पहले तक हजारों सिख हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। माउंटबेटन को लेकर कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की फिल्म माय फेवरेट ब्रूनेट देख रहा था। जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे जोरों पर थे। इसी बीच 3 मार्च को महात्मा गांधी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे, वो नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। दूसरी तरफ जिस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे, उसे देखते हुए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ठान लिया कि देश का बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ माउंटबेटन को भी इस बात का आभास हो रहा था कि अगर ब्रिटिशर्स को इस त्राहिमाम से बचाना है तो जल्द से जल्द देश को आजाद कर देना होगा। यही वजह रही कि माउंटबेटन ने 3 जून 1948 की तारीख को बदल दिया और 10 महीने पहले यानी अगस्त 1947 में भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। देश को आजादी तो मिली लेकिन बंटवारे के तौर पर इसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। बंबई के राज्यपाल जॉन कोलविल ने माउंटबेटन को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा था भारत की आजादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश झंडा नहीं लगाने दिया या फिर ऐसा झंडा जिसमें यूनियन जैक हो वो लगाने नहीं दिया तो वो भारत में नहीं रुकेगा। माउंटबेटन ये सुनने के बाद असमंजस में पड़ गया। फिर उसने इसका एक हल निकाला। उसने भारत के झंडे पर स्वराज बनाया और साइड में यूनियन जैक बना दिया। ठीक उसी तरह उसने पाकिस्तान का झंडा लिया और एक कोने पर यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे नेहरू और जिन्ना के पास भेजे गए। हालांकि देखते ही जिन्ना भड़क गए। जिन्ना ने इस झंडे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के तिरंगे में क्रॉस का निशान गलत है, इससे उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। दूसरी तरफ पंडित नेहरू ने भी यूनियन जैक लगे झंडे को रिजेक्ट कर दिया और माउंटबेटन का नया डिजाइन भिजवाया। इस नए डिजाइन में वैसे तो सब कुछ सेम था लेकिन स्वराज की जगह पर अशोक चक्र लगवा दिया। इस नए डिजाइन पर यूनियन जैक भी नहीं था। माउंटबेटन करता तो क्या करता, लिहाजा उसने इस झंडे को अपनी सहमति दे दी। इसी तरह से भारत से ब्रिटिशर्स की भी विदाई हुई और बाद में उनके झंडे की भी। कहा जाता है अगर माउंटबेटन वक्त रहते रेडक्लिफ की रिपोर्ट सबके सामने पेश कर देते तो मारामारी न मचती। आजादी के दिन तो सबने जश्न मनाया लेकिन उसके बाद कहां जाए क्या करे ये किसी को पता नहीं था। माइकल एडवर्ड बताते हैं कि माउंटबेटन भारत की स्थिति संभालने में बिल्कुल असफल रहा। उसने देश और देशवासियों का बहुत वक्त बर्बाद किया। वो चाहता तो चीजें संभल सकती थी। बंटवारे के दौरान कितने लोग मारे गए, कितनों के घर छूटे, इसको लेकर कोई प्रामाणिकता नहीं है। कहा जाता है बंटवारे के दौरान लगभग 20 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतने बड़े लेवल पर मास माइग्रेशन कभी नहीं देखा गया। भारत को 15 अगस्त साल 1947 को आधी रात में स्वतंत्रता मिली। कोरिया, कांगो, बहरीन और लिक्टेनस्टीन भी इस दिन भारत के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस शेयर करते हैं। स्वतंत्रता दिवस भाषण में नेहरू जी ने कहा था, बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ एक प्रयास किया था और अब वो समय आता है जब हम हमारी प्रतिज्ञा को भुनाएं। उन्होंने कहा, आज की आधी रात के वक्त जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला वर्जन साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। 24 तीली अशोक चक्र के साथ भगवा, सफेद और हरी धारियों वाला वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जिस वक्त देश को आजादी मिली थी तब बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाकर आजादी की पहली सुबह का स्वागत किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की थी। हालांकि ज्योतिष इस तारीख से नाखुश थे। ज्योतिष मानते थे कि यह दिन अशुभ और अमंगलकारी था।
विरोध जताते हुए किसी और तारीख की मांग की गई। ऐसे में बीच का रास्ता निकाल लिया गया। 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि का वक्त तय किया गया। इस पर भी ज्योतिषाचार्य अड़ गए। फिर जैसे तैसे समझौता हुआ और तय समय सीमा में सारे काम किए गए। बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, आजादी से पहले इसमें कई बार बदलाव हो चुका था, लेकिन 22 जुलाई साल 1947 में संविधान सभा की बैठक में आजाद भारत को नया राष्ट्रीय ध्वज मिला। आजाद भारत ने अब तक 5 लड़ाइयां लड़ी हैं, एक चीन के साथ और 4 पाकिस्तान के साथ। चीन जैसे मजबूत देश के साथ तो भारत ने खूब जोर आजमाइश की थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत ने उसे खूब पटखनी दी। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना और उस वक्त भारत ने उसकी मदद की। विभाजन के बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि वो भारत से कभी भी कोई भी जंग नहीं जीत सकता। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।